हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सबसे हटके और सबसे अलग टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि हमारा मैथ्स के अलावे आज का पहला क्लास है। ये क्लास क्या है कि क्लास 10 के लिए मैंने ये स्पेशल क्लास चलाया है, जिसमें हम केमिस्ट्री चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक जो आपको एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है उसको पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिजिक्स, फिर उसके बाद बायोलॉजी, यानी कि कहने का मतलब है पूरा क्लास 10 के साइंस का इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। और हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से समझाऊंगा जैसे कि आप हमारे सामने ऑफलाइन क्लास में हमसे बैठ के आप पढ़ रहे हैं। तो आप आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने दोस्तों को भी वीडियो देखने के लिए जोड़िएगा, प्रेरित कीजिएगा। और जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा, मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब हमेशा से देता आ रहा हूं और आगे भी देने की कोशिश करूंगा। तो क्लास 10 साइंस विज्ञान ये जो होगी वो हिंदी मीडियम में प्योर होगा। मैं हिंदी मीडियम में बोलूंगा, उसके साथ कुछ टर्म होंगे जिसको मैं इंग्लिश में बोल दूंगा, ताकि आपको इंग्लिश में भी क्या हो, क्योंकि जैसे ही कुछ बोर्ड के जैसे बिहार, झारखंड, यूपी बोर्ड के जो हिंदी मीडियम पढ़ते हैं वो 11-12 में जाते समय क्या लेते हैं, इंग्लिश मीडियम ले लेते हैं। उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है इंग्लिश मीडियम में, तो इसलिए इंग्लिश के मैं टर्म्स भी कुछ बोलूंगा, ताकि आप जैसे 12 में जाएंगे या 11th में जाएंगे तो आपको दिक्कत का नहीं होगा और आपको जो वर्ड आ रहे होंगे तो वहां का जो सर लेक्चर देंगे वो आपको समझ में भी आसानी से आ जाएगा। तो देखिए, क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री, जिसको आप रसायन शास्त्र के नाम से जानते हैं। पाठ एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है? पाठ एक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस वीडियो में मैं इस चैप्टर को पूरा पढ़ा दूंगा। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो पूरा इसी वीडियो में मैं पढ़ा दूंगा। तो आप वीडियो को एंड तक बने रहिए और चलिए एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए गुणधर्म या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनाता है, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहता है। क्या कहता है, एक बार फिर से सुनिए। दो या दो से अधिक नए पदार्थ मिलकर के एक या अधिक नए गुणधर्म, मतलब जो पहले का गुण था ना उससे बिल्कुल अलग गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा भी यही है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एक या अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जो पहले भाग लिया था वैसा नहीं होना चाहिए, एक नया गुण वाला मिलना चाहिए। जैसे देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल, यानी कि जो हम लोग पानी पीते हैं ना उसका निर्माण करता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करता है। तो देखिए, हाइड्रोजन क्या होता है, गैस होता है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। लेकिन जल, जल क्या है, एक द्रव है, यानी कि लिक्विड है। तो यहां देखिए, गैस गैस मिलके क्या बनाया, द्रव बनाया। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, वही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो द्रव का निर्माण किया ना, तो ये क्या हुआ, गैस गैस मिलके द्रव का निर्माण किया, मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ। आगे देखिए, और ये जो रासायनिक अभिक्रिया होता है इसको किसी भी भौतिक विधि द्वारा हम लोग फिर से चेंज नहीं ला सकते हैं। यानी कि जो ये पानी बना इसको फिर से हम इस फॉर्म में वापस नहीं ला सकते हैं। तो कौन कौन सी विधि अपनाकर, तो वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, आसवन विधि या अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा, इन विधियों द्वारा हम इसको फिर से उल्टा नहीं ला सकते हैं। तो ये तो है वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, आसवन और अपकेंद्रीकरण, ये आपको पढ़ना था 9th क्लास में। ये उसके बाद अब ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, या हम लोग दैनिक जीवन में अपने रियल लाइफ में, अपने घर में, अपने आसपास कहाँ पे देखते हैं। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। अब हम लोग बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन। हमने तो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिया, अब जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। तो पहला है अवस्था में परिवर्तन। पहला क्या है, अवस्था में परिवर्तन। तो यानी कि जैसे हमने देखा है कि हाइड्रोजन गैस
और ऑक्सीजन गैस मिलके क्या बना दिया है, जल एक लिक्विड है। तो ये इसका अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, पदार्थ की अवस्था पढ़े है ना, ठोस, द्रव, गैस और चौथी प्लाज्मा। मेन रूप से आप 3 ही पढ़े होइएगा, या हो सकता है कहीं 4 भी पढ़े होइएगा। तो यहाँ गैस गैस मिलके क्या बना दिया, लिक्विड यानी कि द्रव बना दिया। रंग में परिवर्तन भी हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप। उसके बाद तापमान में परिवर्तन भी हो सकता है, या क्या हो सकता है तापमान में परिवर्तन, कि तापमान ज्यादा भी हो सकता है या तापमान कम भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे ऊष्मा छोड़ भी सकता है या ऊष्मा ले भी सकता है। तो इसका मतलब हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन, ताप में परिवर्तन भी हो सकता है। उसके बाद गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है, गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है, सब आगे आएगा, वो उसको मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा। जैसे उष्माक्षेपी में, उष्माशोषी में इसका एग्जाम्पल हो जाएगा गैस का उत्सर्जन मतलब छोड़ना, तो उष्माक्षेपी वाला एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए हमारे दैनिक जीवन में आसपास होने वाली रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या होती है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला भोजन का पचना, भोजन का पचना, हम लोग रोज भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और उस भोजन का जो पचता है हमारे शरीर में जा करके वो भी क्या है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा श्वसन, श्वसन मतलब जिसको हम लोग कहते हैं सांस लेना, हाँ सांस लेना भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। उसके बाद लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया ही है। उसके बाद दही का जमना, दही का जमना भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, जो आप बचपन क्लास में 6-7 में इसको क्या पढ़े थे, रासायनिक परिवर्तन के नाम से पढ़े थे। वही रासायनिक परिवर्तन आज आपको रासायनिक अभिक्रिया के रूप में दिख रहा है। इसके बाद आप कहे तो मैग्नीशियम के फीते का जलना, मैग्नीशियम के फीते का जलना भी एक प्रकार का क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, जो आपको एनसीईआरटी में पहला एक्टिविटी यही दिया गया है। तो अब आपसे दैनिक जीवन में होने वाले कुछ रासायनिक अभिक्रिया का नाम पूछा जाता है, तो आप बता दीजिएगा कि भोजन का पचना, श्वसन या श्वास लेना छोड़ना, उसके बाद लोहे पर जंग लगना, दही का जमना या मैग्नीशियम के फीते का जलना, ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अभिकारक क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है, फिर पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे अभिकारक और उत्पाद के बारे में। देखिए अभिकारक जिसको इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं, ये क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, यानी कि ऐसा मैटर जो रासायनिक अभिक्रिया में से पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद आता है उत्पाद या प्रोडक्ट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, ऐसे पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल्स ले लेते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण किया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण किया है, तो भाग कौन कौन लिया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हुआ, जैसे यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिला है, मिला है मतलब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, तो ये दोनों क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट, या जिसको आप अभिकारक कहेंगे। मिलकर क्या बनाया है, लास्ट में क्या बना है, हमारा जल बना है, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट मिला है वो जल मिला है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट या उत्पाद। ये दोनों ने भाग लिया है इसलिए अभिकारक, ये हमें बन के आया है तो ये क्या हुआ, प्रतिफल या उत्पाद आप कहेंगे। इसको प्रतिफल भी कहा जाता है, इंग्लिश में दोनों सेम रहेगा। आप समझ गए कि जो भाग लेगा उसको अभिकारक, जो हमें बन के नया मिलेगा वो उत्पाद कहलाता है। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो अभिक्रिया के बारे में हमने सब कुछ जान लिया, अब थोड़ा समीकरण के बारे में जान लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उसके सूत्रों या संकेत की सहायता से लिखा जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। एक बार ध्यान से सुनिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उसके सूत्रों या संकेतों की सहायता से लिखा जाता है, उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या आएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रतीकों के साथ उसकी भौतिक अवस्था को भी लिखा जाता है।
प्रतीक के साथ भौतिक अवस्था। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये प्रतीक, ये सूत्र, ये संकेत क्या है। तो ये आपको हम बता देते हैं, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, मेरा नाम राजन है, तो ये क्या है, एक संकेत है कि हम कहीं भी जाएंगे, कोई आदमी राजन नाम से बुलाएगा तो हम ही ना बोलेंगे, कोई दूसरा थोड़ी ना बोलेगा। तो ये हो गया संकेत, मतलब उसका एक डिनोटेड फॉर्म है। जैसे ही हाइड्रोजन का क्या है, H से डिनोट किया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन को O से डिनोट किया जाता है, तो ये इसका संकेत हो गया। तो एक एग्जांपल और आप यहाँ पे क्या समझ लीजिएगा, मैग्नीशियम रिबन का वायु ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो जलेगा कहाँ, जलता है तो वायु में। अब वायु में मतलब क्या है, ऑक्सीजन को लेके जलेगा, क्योंकि जैसे मेरे पास कोई चीज है, एक पेपर ही मान लेता हूँ, वो पेपर जलेगा तो बाहर से जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक जलेगा नहीं जलेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, तो इसका रिएक्शन हम यहाँ पे लिख रहे हैं। मैग्नीशियम रिबन का मतलब हो गया Mg प्लस वायु ऑक्सीजन O2, ये बनता है हमें MgO। क्या बना, MgO। आपके दिमाग में थोड़ा बहुत ये आ रहा होगा कि यहाँ प्लस का है लगाए हैं, यहाँ तीर क्या लगाए हैं। आपको समझा देता हूँ कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको एक तरफ, और जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसको एक तरफ रखा जाता है। क्या सुना आपने, कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको बाएं साइड में, और जो हमें प्रतिफल मिलता है उसको दाहिने साइड में रखा जाता है, और दोनों के बीच में तीर का निशान लगाया जाता है। दूसरी बात ध्यान दीजिए, दो बात समझा दिए, तीसरा बात ध्यान दीजिए, जो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया तो यहाँ दोनों अलग अलग चीज है ना, इसलिए दोनों के बीच में क्या करते हैं, प्लस का साइन लगा देते हैं। ये तीन बात ध्यान रखना है रासायनिक समीकरण लिखने के लिए, कि जो भाग लेगा उसको बाएं साइड में, और जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको दाएं साइड में, दोनों के बीच में तीर का निशान। और जो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, अगर एक से ज्यादा रहेगा, सॉरी दो या दो से ज्यादा रहेगा, तो बीच बीच में प्लस का निशान हमको लगा देना है। एक रहेगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इतना बात आप समझ गए होइएगा। लेकिन ये एक इक्वेशन नहीं बना हमारा समीकरण। कैसे नहीं बना, तो देखिए आप कहिएगा यहाँ ऑक्सीजन 2 गो था, यहाँ एगो कैसे हो गया, दिमाग में आ सकता है। तो इस इक्वेशन को क्या कहेंगे कि ये संतुलित हमारा नहीं है, मतलब ये जो समीकरण है ये संतुलित नहीं है। और जो समीकरण संतुलित नहीं होता है उसे कंकाली समीकरण कहा जाता है, कंकाली समीकरण। ऐसे कंकाल में हड्डी होता है, मतलब हमारे शरीर में मांस नहीं रहेगा तो सिर्फ हड्डी रहेगा, कंकाल होगा। सेम बात यहाँ पर भी है कि यहाँ भी अभी ये पूरा पूरा नहीं है, मतलब इसके बॉडी में क्या है, मांस नहीं है, मतलब खाली हड्डी है, इसीलिए इसको कंकाली समीकरण के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे कि इस समीकरण को आखिर संतुलित कैसे करेंगे। जब संतुलित कर देंगे तो ये समीकरण हमारा सही हो जाता है, जब तक संतुलित नहीं है वैसे समीकरण को कंकाली समीकरण के नाम से जाना जाता है। आगे चलने से पहले थोड़ा ये समझ लीजिए कि मैंने बोला था कि उसके प्रतीकों के साथ उसकी भौतिक अवस्था को भी लिखा जाता है। तो देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलके MgO बनाया था, तो ऐसे में क्या होता है, मैग्नीशियम क्या है, सॉलिड है, तो इसको भौतिक अवस्था S आपको लिखना जरूरी है। ऑक्सीजन एक गैस है तो आपको G लिखना जरूरी है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सॉलिड है तो आपको S यानी कि उसकी भौतिक अवस्था लिखना जरूरी है। यहाँ देख सकते हैं सॉलिड के बदले S, लिक्विड के बदले L, गैस के बदले G। सॉलिड मतलब ठोस, ये ठोस है। ये द्रव मतलब पानी, ये गैस, गैस कोई भी हो उसे G से डिनोट करेंगे। एक्वस जलीय विलयन के लिए होता है, AQ एक्वस, यानी कि हिंदी में इसे जलीय विलयन कहते हैं। जो विलयन जल में बनता है उसे ही जलीय विलयन कहते हैं। चलिए अब हम लोग सीखते हैं समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। अब हम लोग सीखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। यहाँ से आप 5 मिनट ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत ही फायदा होगा। और ये बोर्ड के एग्जाम में भी 5 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरीके से आपको एक इक्वेशन दे देगा, कहेगा संतुलित करना। रियल में संतुलित करने का मतलब क्या होता है, संतुलित करने का मतलब होता है कि बाएं साइड में जितने परमाणु की संख्या है उतना ही दाएं साइड में भी परमाणु की संख्या हो जाए तो वो समीकरण संतुलित हो जाए। तो देखिए यहाँ Fe 1 है और यहाँ Fe 3 है, मतलब ये असंतुलित है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, बात सही है। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 4 है। तो इसी को क्या करना है, दोनों तरफ हमको बराबर कर देना है। जब हम बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो पहले ये हम लिख लेते हैं कि इसमें दिया क्या है। दिया क्या है वो देखिए, 3 चीज दिया है, Fe है, HH है और O है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं Fe,
और H है और O है। उसके बाद अभिकारक, अभिकारक मतलब इधर वाला, तो इधर वाले में हम देखते हैं Fe कैगो है, एक है, तो अब ये हो गया एक। हाइड्रोजन कै है, दो है, तो दो। ऑक्सीजन कितना है, कुछ नहीं है इसके आगे पीछे, तो सिर्फ एक है, एक लिख दिया। अब उत्पाद की बात करते हैं कि इधर क्या है, Fe इधर कितना है, तीन है, तो यहाँ पे तीन। H कितना है, दो H है, तो दो। ऑक्सीजन कितना है, चार है, तो चार। यानी कि ये सब परमाणु हो गया कि Fe का एक परमाणु अभिकारक में है, मतलब बाएं साइड में एक परमाणु है, ये इतना क्या है, अभिकारक है, ये इतना प्रतिफल है। अब इसके आगे हम लोग क्या काम करेंगे उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमको करना क्या है कि जो दिया था ना उसको ब्रैकेट में घेर देना है। काहे कि इसमें कुछ ऊपर नीचे हमको करना नहीं है। अगर इसमें आप कुछ ऊपर नीचे कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका गलत। इसमें कुछ भी नहीं आपको पुट करना है। अब बात करना है कि इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि क्या लिखेंगे कि हमारा इक्वेशन क्या होगा, संतुलित हो जाएगा। तो संतुलित होने के लिए हमको किस तरीके से लिखना जरूरी है। इधर Fe एक है, यहाँ देखिए Fe यहाँ एक है, हम बात करते हैं यहाँ से एक है, हमको लाना कितना है, तीन। तो क्या हम यहाँ पे तीन से गुना करके तीन ला सकते हैं। तो यहाँ तीन से हमने गुना किया, तो हम ये गुना यहाँ कहीं नहीं करेंगे, नीचे कहीं भी नहीं करेंगे, बल्कि कहाँ गुना करेंगे, बगल में। तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए, तीन। अब देखिए Fe तीन यहाँ भी हो गया, Fe तीन यहाँ भी हो गया। अब हमारा ये तो मिल गया तीन तीन, हाइड्रोजन भी मिल गया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा। ऑक्सीजन यहाँ पे चार है, जबकि ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, एक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन चार है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है। तो क्या हम इस ऑक्सीजन को चार से गुना करके चार ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, क्योंकि एक को चार से गुना करेंगे तो हमारा चार हो जाएगा। कहाँ पे गुना किया है हमने, अभिकारक में। तो अभिकारक में चार से गुना कर दिया, तो चार को ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन देखिए क्या हुआ, 4H2 भी बन गया और 4 को O से भी मल्टीप्लाई हो गया। ये कैसे नियम काम करता है, तो देखिए यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ x और x प्लस y वाला नियम काम करता है कि देखिए इस दो से x में भी गुना, इस दो से y में भी गुना होता है। ठीक उसी तरीके से इस चार से इस हाइड्रोजन में भी गुना, इस चार से ऑक्सीजन में भी। तो हाइड्रोजन का पहले से दो परमाणु था, दो परमाणु पहले से था, चार से गुना कर दिया तो दो चौके हाइड्रोजन कितना हो गया, आठ, और ऑक्सीजन तो चार हो गया। यानी कि ऑक्सीजन मिल गया, लेकिन अब बात आ गया हाइड्रोजन आठ गो हो गया। हाइड्रोजन कै गो हो गया, आठ गो। तो अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितना है, दो है, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा कितना है, अब इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, आठ हो गया, क्योंकि यहाँ भी गुना कर दिया है। तो दो चौके क्या हो गया, आठ। लेकिन इधर अभी दो ही है, तो क्या हम इधर भी चार से गुना करके इसको आठ कर सकते हैं, दो चौके आठ। हमने कितना से गुना किया, उत्पाद वाले हाइड्रोजन में चार से गुना किया। तो ये उत्पाद है, उत्पाद वाले हाइड्रोजन में चार से गुना करेंगे तो हमारा हाइड्रोजन जो है कितना हो गया, आठ हो गया। तो इस तरीके से अब आप मिलाइए, Fe तीन को इधर हुआ, तीन Fe यहां भी हो गया, चार को हाइड्रोजन से गुना किया, दो हाइड्रोजन, तो दो चौके आठ, आठ हाइड्रोजन यहाँ है, तो चार दूनी आठ हाइड्रोजन यहाँ भी हो गया। मतलब इसका काम हो गया, इसका हो गया। ऑक्सीजन का देखिए, चार से ऑक्सीजन को गुना करेंगे, चार ऑक्सीजन, फिर यहाँ ऑक्सीजन चार है तो ये हो गया चार, यानी कि हमारा काम ये भी हो गया। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि हमारा इक्वेशन जो है संतुलित हो गया। संतुलित हो गया तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2 हम लोग लिख सकते हैं। इसको लिखने के बाद अब हमको क्या करना है, इसके स्टेट को दिखा देना है। स्टेट को दिखाने के लिए आप क्या यूज कीजिएगा कि जैसे ये क्या है, लिक्विड है, ये क्या है, गैस हो जाएगा, सॉलिड और हमारा सॉलिड। तो ये आपको यहाँ पे नीचे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे Fe लिखे है, इसके बगल में सॉलिड, ये क्या है, लिक्विड, ये क्या है, सॉलिड, और ये क्या है, ये हाइड्रोजन एक गैस है तो इसको गैस। तब हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा संतुलित समीकरण है। लेकिन ये संतुलित नहीं था, जो पहले दिया था एक क्वेश्चन में, वो क्या था, एक प्रकार का कंकाली समीकरण था। तो आई होप कि आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख गए होइएगा। वीडियो को
ध्यान से देखिएगा, आपको पूरे एंड तक एक एक बात आपको समझ में आ जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि रासायनिक समीकरण हम क्यों संतुलित करें, इससे हमको फायदा क्या होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ। अभिकारक में कितना हाइड्रोजन और उत्पाद में कितना है, मतलब दोनों में बराबर हो गया, इसका पता चल गया। उसके बाद एक नियम सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये आप पढ़े होइएगा 9th क्लास में। 9th क्लास में पढ़ना। इसमें क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के द्रव्यमान का ना तो नाश होता है ना तो विनाश होता है, सॉरी, ना तो नाश होता है ना तो नया बनता है। यहाँ पे आप मिला लीजिए तो इसका द्रव्यमान निकालिए और इसका द्रव्यमान निकालिए, दोनों का द्रव्यमान आपका बराबर होगा। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु द्रव्यमान का क्या होता है, कोई ना तो नाश होता है ना तो नया निर्माण होता है। मतलब इसी को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रासायनिक समीकरण का संतुलन क्यों आवश्यक है, तो इसी पे द्रव्यमान संरक्षण के नियम को के आधार पर भी हम कर सकते हैं या इसी को प्रूव करने के लिए। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से प्रकार होता है। अब हम लोग बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार मुख्य होते हैं जिसको हम लोग आसान तरीकों से समझ जाएंगे। सबसे पहला आता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाता है। संयोजन का मतलब सीधा सा क्या हुआ, जुड़ना। जैसे मान गए ये 2 पदार्थ है, 2 पदार्थ या 2 से ज्यादा पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, ये क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, ए प्लस बी 2 पदार्थ है, ए एक पदार्थ है बी एक पदार्थ है, दोनों मिलके सी का निर्माण किया, एक तीसरा उत्पाद बनाया। तो ये जो होता है संयोजन अभिक्रिया होता है। इसमें ए और बी क्या है, अभिकारक है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ है। उसके बाद सी क्या है, सी जो है प्रतिफल है। अब देखिए एग्जाम्पल, कोयले का दहन। कोयला में क्या होता है, कार्बन होता है जो सॉलिड है और ऑक्सीजन गैस को लेकर जलता है तो क्या देता है हमें, CO2। यहाँ 2 चीज मिलकर जल काम कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, तो हमें एक CO2 सिर्फ मिल रहा है। नेक्स्ट कि जल का निर्माण हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस 2 चीज हुआ। यहाँ भी लिखा है जिसमें 2 या 2 से अधिक, तो कम से कम क्या है, 2 है। ये दोनों मिलके हमें एक उत्पाद दिया है, एक उत्पाद दिया है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे कि संयोजन अभिक्रिया। एक बार और समझिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाता है या एक पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। अब हम लोग आते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, संयोजन के जस्ट उल्टा होता है। संयोजन में क्या होता था, 2 पदार्थ या 2 से अधिक मिलकर एक नया पदार्थ बनाता था, जबकि वियोजन में क्या होता है, एक ये नया पदार्थ है, एक ये नया पदार्थ है, ये क्या होगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थ में टूट जाएगा। जैसे हमने इसको तोड़ दिया, फिर से देखिए, एक पदार्थ है, इसको हमने 2 या 2 से अधिक पदार्थ में तोड़ दिया, और यही प्रोसेस जब रसायन विज्ञान के दृष्टिकोण से होगा, लैब में होगा, तो इसी को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए क्या है, एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। यानी कि एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण कर दिया, इसी को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ ए है जो टूट के बी प्लस सी बनाता है, यानी कि बी और सी का निर्माण करता है। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया के कुछ प्रकार होते हैं, उन सभी प्रकार को हम लोग जान लेते हैं कि वियोजन अभिक्रिया के कौन कौन से प्रकार होता है। पहला होता है उष्मीय वियोजन। उष्मीय का मतलब हो गया उष्मा, हीट, गर्मी, ठीक है। तो अभिकारक को उष्मा द्वारा किया गया वियोजन, यानी कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा की जरूरत होती है या उष्मा के द्वारा वियोजन किया जाता है, मतलब उष्मा लगा करके तोड़ा जाता है, उसी को कहेंगे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। जैसे देखिए CaCO3 सॉलिड, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, इसमें उष्मा देंगे, उष्मा, हीट, तो क्या होगा, ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और CO2 गैस में चेंज हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, वियोजन का एक प्रकार है ना, क्योंकि एक है यहाँ पे 2 नया पदार्थ बन गया तो वियोजन, लेकिन उष्मा की जरूरत हुआ है तो कौन सा वियोजन, उष्मीय वियोजन। इसके बाद देखिए वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन कैसे होगा, तो देखिए विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन। मतलब जब हम वियोजन अभिक्रिया में
वियोजन अभिक्रिया में बदलेंगे कब? जब हमें वैद्युत धारा का जरूरत पड़ेगा, तो उस तरीके का जो हमारा अभिक्रिया होगा वैद्युत वियोजन अभिक्रिया होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, जल है, 2H2O लिक्विड फॉर्म में होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में चेंज हुआ है, मतलब टूट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में अलग हुआ है, किसके द्वारा? वैद्युत धारा के द्वारा। अब देखिए एक आता है प्रकाशीय वियोजन, यानी कि वियोजन की ही एक अभिक्रिया है, लेकिन इसमें प्रकाश की जरूरत होगी। वियोजन की एक अभिक्रिया कौन है? प्रकाश वियोजन, मतलब इसमें प्रकाश की जरूरत होगी और वियोजन भी अभिक्रिया होगी, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पे AgCl सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, Ag2Ag सॉलिड प्लस क्लोरीन क्या है? गैस है, यहाँ पे Cl2 हो जाएगा, गैस है। तो ये हो गया कौन? प्रकाशीय वियोजन, क्योंकि इसमें प्रकाश की जरूरत हुई है। इसका उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है, इसका उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी किया जाता है। तो आपने क्या समझा? संयोजन और वियोजन। अब हम लोग आगे की अभिक्रिया को देखते हैं, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आएगा, कोई भी ऐसा चीज नहीं होगा जो कि आपको समझ में नहीं आएगा या जिसको आप नहीं जान पाएंगे। तो दोस्तों लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर जोड़िएगा। अब हम लोग बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया के। देखिए विस्थापन का मतलब क्या होता है, हिंदी में समझिएगा तो विस्थापन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, एक जगह से दूसरे जगह चले जाना विस्थापन होगा। मान लीजिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि हम यहाँ पे खड़े हैं, या जिस घर में मैं हूँ यहाँ पे कोई आदमी आकर के हमें कहता है कि चले इस घर से तुम निकल जाओ, जबकि ये घर मेरा ही है, मैं मान लेता हूं कि मेरा ये घर है। अगर इस घर से कहता है चले जाओ, तो हमें थोड़ा अफसोस होगा कि क्यों जाना पड़ेगा। तो या तो क्या होगा कि उनको खुद हमसे ज्यादा जरूरी इस घर में उसका होगा, यानी कि वो ये सोच रहे होंगे कि ये जो तुम्हारा घर है, इस घर में हमारा कोई वर्क करना है, तो क्या होगा, तो हम इस रूम को छोड़ के हम उनके दूसरे रूम में जा सकते हैं। या तो ये होगा कि वो तो जबरदस्ती हमको यहाँ से हटाएगा। जबरदस्ती क्यों हटाएगा? हमसे बढ़िया, मतलब हमसे मजबूत होगा, हमसे ज्यादा ताकतवर होगा, तब हमको यहाँ से हटा करके हमको विस्थापित कर देगा। तो इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह का चले जाना। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, देखिए अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे मैं मान लेता हूं मैं और बोर्ड एक यौगिक हूं, तो हमको क्या किया, उसने हमारे बोर्ड से हमको अलग कर दिया और हमको दूसरे जगह भेजा, और वो आकर यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो कब शिफ्ट हुआ? क्योंकि वो अधिक क्रियाशील तत्व था, इसलिए शिफ्ट हो गया। तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या करता है? अलग कर देता है। तो इक्वेशन देखिए FeCuSO4 है, तो अब ये क्या करेगा, ये है ये और ये, इसमें दो चीजें Cu और SO4, ये क्या करेगा FeSO4 के साथ चला जाएगा, कहेगा इस FeSO4 को हमको दे दो, हमको काम है, तो FeSO4 हो गया। उसके बाद Cu अब अकेला बच गया, जैसे हम अकेला बच के उस घर में जा रहे थे, वैसे ही ये Cu अकेला बच गया। जो Cu कॉपर सॉलिड होता है, FeSO4 एक्वस यानी कि जलीय विलयन, ये भी एक्वस है, और Fe ये फिर से सॉलिड। तो इस तरीके से आप समझ गए कि अधिक क्रियाशील कौन था, ये का हटना ही है तुमको, चाहे तुम जो करो तुमको यहाँ से SO4 के साथ हटना ही है। कब? क्योंकि ये ज्यादा क्रियाशील है, मतलब ज्यादा मजबूत है। चलिए आगे देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें बात आ रहा है विस्थापन इसमें भी लगा है, लेकिन इसमें दो द्विविस्थापन लगा है। द्वि का मतलब है दो, मतलब दोनों जगह विस्थापित होगा। तो दोनों जगह कैसे विस्थापित होगा वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पादों का निर्माण अभिकारकों के दो यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान से होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं इसको भी समझाता हूं। मैं हूं, मेरे पास अभी क्या है, मार्कर है, ठीक है। एक मेरा दोस्त है, उस दोस्त के पास पेन है। कुछ समय के बाद हमको ये ध्यान में आता है कि अरे आज तो हमको ये नोट्स बनाना है, लिखना है। और मेरे दोस्त को भी सेम उसी समय एक बात याद आती है, अरे हमको आज शौक कर रहा है, चलो बोर्ड पे पढ़ाते हैं। क्या? बोर्ड पे पढ़ाते हैं। तो वो क्या करेंगे, उनके पास तो मार्कर नहीं है, मेरे पास पेन नहीं है, नोट्स हमको बनाना है, बोर्ड पे उनको लिखना है। तो हम क्या करेंगे, लीजिए आप बोर्ड मार्कर लीजिए, उनको क्या कहेंगे, आप हमको पेन दीजिए, हम अपने पेन से। तो हमने क्या किया, अपना आदान प्रदान किया ना सामान का। तो आदान प्रदान को ही द्विविस्थापन कहते हैं। तो देखिए क्या आदान प्रदान किया जाता है,
उत्पादों के ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के निर्माण मतलब जो बाद में बनता है उसका निर्माण अभिकारकों के दो यौगिकों के आयनों के बीच आदान प्रदान से होता है। मतलब हम दोनों अभिकारक थे, जब दे दिए तो हमारे पास क्या आ गया, मेरे नोट्स बनाने का काम आ गया, उनका भी बोर्ड पर लिखने का अपना तरीका मिल गया कि बोर्ड पे हम मार्कर से लिख सकते, तो हमारा उत्पाद वो बन गया। अभिकारक हम लोग थे ही, तो अभिकारकों के दो यौगिकों के बीच आदान प्रदान से बनता है, उसी को द्वितीय विस्थापन कहते हैं। एक बार ध्यान से सुनिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो उत्पाद बनता है ना वो अभिकारकों के दो यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान होता है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, Na2SO4 BaCl2 है, आपको दिखाई दे रहा होगा, एगो सोडियम है एगो SO4 है। अब हम ये आपको अभी नहीं बता रहे हैं कि ये Na2SO4 कैसे बना है, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो आएगा, क्योंकि 9th क्लास में आप फॉर्मूला बनाना तो सीख गए हैं, अगर दिक्कत होगा तो आप कहिएगा तो एक स्पेशल वीडियो और बना देंगे। यहाँ देखिए ये Ba अलग है, ये Cl, ये Cl2 से हम मतलब नहीं रख रहे क्योंकि ये फॉर्मूला बनता है तब Cl2 आया है। तो देखिए ये क्या कहेगा, ये कह रहा है कि भाई साहब भाई Na है ना, आप ये Cl को दे दीजिए, हमको जरूरत है, हमको जरूरत है। अब ये जो कहेगा Ba ठीक है, तब हमको भी इसका जरूरत है SO4 का, आप भी हमको दे दीजिए। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ई जो Na है Cl को ही काहेला लिया है, तो आपको बता दे Cl जो है ऋण आयन होता है, SO4 जो है ये भी ऋण आयन ही होता है, तो ये और ये धन आयन होता है सोडियम, और ये बेरियम भी धन आयन होता है। तो ये जो प्लस वाला क्या कहेगा, माइनस वाला को साथ लेके जाएगा तो एक क्या बन जाएगा, इसके बीच एक यौगिक बन जाएगा। नेक्स्ट है ये इसको लेके जाएगा तो एक कंपाउंड बन जाएगा, तो ये क्या होगा, NaCl बन गया, NaCl, BaSO4 BaSO4। जब समीकरण को संतुलित कर दिया गया है तब ऐसे लिखा गया है 2NaCl। तो आप द्वितीय विस्थापन में समझ के देखिए, ये इसको इसके साथ गया, ये इसके साथ, मतलब अपने आयन का आदान प्रदान कर लिया। कौन सा आयन, यही आयन होता है ऋण आयन और धन आयन। तो आई होप कि आप द्वितीय विस्थापन भी अब समझ गए होइएगा। तो चलिए और आगे स्टार्ट करते हैं। अब करेंगे उपचयन, और अपचयन के बाद लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, शेयर भी जरूर कीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं उपचयन और अपचयन, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि उपचयन क्या होता है, फिर अपचयन क्या होता है, और इसी में जानेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए, उपचयन पदार्थों में ऑक्सीजन का वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना। दो बात है, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि यानी कि ऑक्सीजन उसके साथ मिल जाना या हाइड्रोजन का ह्रास होना, दोनों में से अगर कोई एक काम होता है तो उसी को कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। दूसरा सुनिए, जैसे एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग है, यहाँ सारे एक साथ है, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग है, और यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, एक साथ है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो ऑक्सीजन था ये इसका वृद्धि हुआ है कार्बन के साथ, तो ये हो गया आपका उपचयन। क्या हुआ, उपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें जुटा है। अब हम लोग पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है कि पदार्थों में हाइड्रोजन की वृद्धि होना या ऑक्सीजन का ह्रास होना। जस्ट उसके उल्टा है, क्या है, हाइड्रोजन की वृद्धि, हाइड्रोजन बढ़ेगा या ऑक्सीजन का ह्रास, मतलब ऑक्सीजन हटेगा। इस तरह की जो अभिक्रिया होती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप अब उपचयन समझ गए। अब देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन साथ में है और कॉपर के साथ है, लेकिन यहाँ पे कॉपर क्या है, अकेला हो गया है। तो देखिए, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का ह्रास होना का मतलब क्या होता है, अपचयन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया। लेकिन आपके दिमाग में एक और बात आया होगा हाइड्रोजन को देख के, यहाँ हाइड्रोजन अकेला है, लेकिन यहाँ क्या हो गया है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल गया है। यहाँ हाइड्रोजन अकेला है, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब क्या होता है, उपचयन, उपचयन। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि इसमें अपचयन भी हो गया उपचयन भी हो गया, दोनों अभिक्रिया हो गया। बिल्कुल, कैसे, तो यहाँ से ऑक्सीजन हटा तो अपचयन, इसमें ऑक्सीजन जुट गया तो उपचयन, दोनों अभिक्रिया हो गया। तो जो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया होती है उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।
रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से उसे जाना जाता है। तो आई होप कि अब आप उपचयन और अपचयन समझ गए होइएगा। अब आइए हम लोग इसके आगे जो बात करेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में उपचयन के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। उपचयन मतलब यही ऑक्सीजन की वृद्धि वाला का क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग देखेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं दैनिक जीवन में उपचयन के क्या क्या प्रभाव पड़ता है। वो सबसे पहला जो प्रभाव होता है वो होता है संक्षारण। संक्षारण इंग्लिश में इसको कोरिजन कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, जब कोई धातु नमी आर्द्रता, नमी मतलब होता है कि जिसमें पानी पानी वाले भाप, तो नमी आर्द्रता वायु पानी अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो उसे धातु का संक्षारित होना कहते हैं। जैसे आप देखते होइएगा कि आपके घर के आसपास या आपके छत पे अगर लोहे का छड़ रखा होगा तो कुछ समय बाद क्या होता है, उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। उसी जंग लगने को प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। वो जंग क्यों लगता है, क्योंकि उस लोहे क्या है, धातु है, और धातु पर किसका अटैक हो रहा है, यहाँ पे वायु का अटैक हो रहा है, वो ऑक्सीजन का। इसलिए क्या होता है, उस पर जंग लग जाता है और धीरे धीरे जंग लगने के बाद क्या होता है, वह लोहा खराब हो जाता है, तो इसे धातु का संक्षारण होना कहते हैं। उसके बाद जैसे एग्जांपल देखिए, लोहे पे जंग लगना या चांदी पर काली परत। जैसे आप देखिएगा कोई छोटा बच्चा हनुमानी पहना हुआ रहता है या चंद्रमा वाला पहना हुआ था, अगर वो 1-2 साल का हो गया होगा पहने हुए तो देखिएगा उस पर काला काला परत भी लग गया होगा, सोना में नहीं चांदी के समान में। उसके बाद तांबे पर क्या होना, हरी परत लग जाना, कि यह किसकी वजह से होता है, तो नमी आर्द्रता की वजह से। तो ये हो गया संक्षारण। अब आते हैं विकृत गंधिता, रेंसिडिटी जिसको कहते हैं, रेंसिडिटी। तो देखिए वसायुक्त तैलीय खाद्य सामग्री मतलब तेल वाले खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। मतलब कि वायु के संपर्क में अगर आ जाता है तो वो उपचयित हो जाएगा, जिससे उसके स्वाद और गंध क्या होता है, परिवर्तन। मतलब कहने का है कि वसायुक्त जो भी तेल वाले पदार्थ होते हैं वो अगर वातावरण मतलब उसको खुला छोड़ दिया जाए तो वो खराब हो जाएगा, सीधा सा कहने का बात यही है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चिप्स कुरकुरे ये सब खराब क्यों नहीं होता है। तो आपको बता दें, चिप्स और कुरकुरे का पैकेट लेते हैं तो पैकेट इतना बड़ा रहता है, लेकिन उसमें कुरकुरा चिप्स कितना रहता है, इतना ही सा रहता है। फिर आप सोचते हैं कभी क्यों, बाकी उसमें क्या रहता है, तो आप कहते होइएगा हवा भरा हुआ रहता है। बात सही है, हवा भरा हुआ रहता है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं भरा हुआ रहता है। उसमें जो भरा होता है वो नाइट्रोजन गैस होती है। वो नाइट्रोजन गैस इसके अंदर के चिप्स और कुरकुरे को क्या रखती है, ताजा रखता है। नाइट्रोजन चिप्स और कुरकुरे को ताजा रखता है, इसलिए क्या होता है, चिप्स और कुरकुरे कुछ दिनों तक रह जाता है, 3-4 महीने तक, तब भी वो खराब नहीं होता है। चलिए अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो को बने रहिए, बस इसके बाद एक और टॉपिक आपका बच गया है। अब हमारा आता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ये आपने तो पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे तापमान के आधार पर पढ़ेंगे। तो तापमान के आधार पे 2 तरीका से होता है, एक होता है उष्माक्षेपी और दूसरा होता है उष्माशोषी। देखिए क्या है उष्माक्षेपी और उष्माशोषी। पहली बात आती है उष्माक्षेपी, ध्यान दीजिएगा, उष्माक्षेपी उष्मा हो गया, उसके बाद क्षेपी मीन्स छोड़ने वाला, उसके बाद है उष्माशोषी, उष्मा को शोषने वाला मतलब उष्मा लेने वाला उष्माशोषी, उष्मा को छोड़ने वाला उष्माक्षेपी। बस इसी को हमको मतलब वो डेफिनेशन कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए उष्माक्षेपी जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी कि ये भी कह सकते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, मतलब उष्मा भी निकलता है। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, तो प्राकृतिक गैस का दहन में देख लीजिए मेथेन है, ये ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर के क्या बनाता है, CO2 गैस H2O गैस प्लस साथ में उष्मा देता है। तो उष्मा छोड़ा ना, उष्मा छोड़ा, तो उष्मा छोड़ा मतलब उष्माक्षेपी। अब देखिए उष्माशोषी क्या होता है। तो उष्माशोषी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है, या तो उष्मा चाहिए या प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है, उससे को कहते हैं उष्माशोषी।
यानी कि जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए, तो तोड़ने वाला बात याद कीजिए, कहाँ पढ़े होइएगा, वियोजन में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, बिल्कुल पढ़े थे। तो ये क्या हो जाएगा, वियोजन का जो जो उदाहरण था ना, वही उदाहरण हमको यहाँ भी दे देना है। तो वियोजन में हम लोग उदाहरण दिए थे, एक उष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और वैद्युत वियोजन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। एक बार और समझिए, उष्माशोषी, जिन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, विद्युत या प्रकाश की जरूरत होती है, उसे ही कहते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल उष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और है आपका वैद्युत वियोजन। तो इस तरीके से आपने इसको भी सीख लिया। इसको सीखने के बाद अब देखिए आपको मैं क्या बताता हूं कि आपने क्या क्या सीखा, उस सबको एक बार रिकॉल हम आपको करा देते। पहले हमने जाना कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उसके क्या फायदे हैं, दैनिक जीवन में क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या है, उसके बाद संयोजन अभिक्रिया क्या है, उससे पहले हमने सीखा संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है। उसके बाद हमने सीखा है विस्थापन क्या है, द्विविस्थापन क्या है, अपचयन क्या है, उपचयन क्या है, उष्माक्षेपी क्या है, उष्माशोषी क्या है। इतना सारे हमने अभिक्रिया को पढ़ा है और आई होप कि आपको समझ में तो जरूर से जरूर आया होगा। तो दोस्तों समझ में आया होगा तो आपसे हम कुछ नहीं मांगते, बस एक मांगते हैं सिर्फ लाइक, एक शेयर और कमेंट। आपको जो भी कमेंट करना है इस वीडियो के बारे में आप नीचे कमेंट कीजिएगा। इसके बाद एक चीज और जो कि क्या होता है कि आप ही के लिए फायदा होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर नए व्यूअर होंगे यानी कि आप पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जैसे मैं अगला वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। इसके बाद कोई भी दिक्कत हो तो इसमें आप कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा हर एक सवाल का जवाब देने का। 10th क्लास से रिलेटेड अगर और भी किसी भी सब्जेक्ट से आपको दिक्कत होता है तो आप मेरे पास मतलब कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने का। तो आई होप कि आप देख ही रहे हैं कि कितना गर्मी है, लेकिन बात कुछ नहीं है, बस ये मतलब जुनून होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, काम करने का या पढ़ने का क्या होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। चाहे वो गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, भूकंप हो, कुछ भी हो, वो काम को किया जा सकता है। तो फिर मैं आपसे अब मैं इस चैप्टर से विदा लेता हूं, फिर आपसे हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।